विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत। ब्रिटिश संविधान के स्रोतों में सबसे पहला स्रोत है महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी एक स्थान पर एक समय पे बैठ के नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस ऐतिहासिक विकास के क्रम में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने महान अधिकार पत्रों या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया। उनमें सबसे पहला ऐतिहासिक प्रलेख या महान अधिकार पत्र है मैग्ना कार्टा। 1119 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर सम्राट जॉन बैठा और उसने वहां पर काफी निरंकुशतापूर्ण शासन किया, जिसके अत्याचारों से दुखी होकर वहां ब्रिटिश जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1215 में रेनीमेड नामक स्थान पर उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इस अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश जनता ने अपने इस अधिकार के पत्र के माध्यम से सामंत वर्ग के लोग अपने उन अधिकारों को पुनः प्राप्त करने में सफल हुए जिनको कि सम्राट जॉन ने भंग कर दिया था। और इन अधिकार समय के साथ साथ ये अधिकार धीरे धीरे ब्रिटिश जनता को भी प्राप्त हो गए और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं से संबंधित एक महान दस्तावेज ब्रिटेन में उपलब्ध है, जिसके द्वारा ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित हैं। इसी क्रम में दूसरा अधिकार पत्र है 1628 का अधिकार याचना पत्र। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के कोई निकट पुत्र या निकट संबंधी न होने के कारण 1603 में स्कॉटलैंड के जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठा और उसके बाद उनका पुत्र 1625 में उनका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने संसद की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दी और सम्राट के दैवी अधिकार और विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में संसद ने उसका विरोध किया और उसके खिलाफ जो है विद्रोह किया और अंत में 1628 में उसे एक अधिकार याचना पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाने में वहां की जनता सफल हुई और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहां पर अपने अधिकारों को संसद ने प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद 1689 का अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट्स। ब्रिटेन में 1689 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद सम्राट विलियम व मैरी एन को वहां की जनता ने संयुक्त रूप से शासक नियुक्त किया और उसके बाद वह अपने सम्राट से एक अधिकार पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाने में सफल हुई, जिसमें सम्राट के ऊपर कुछ नियम आरोपित किए गए या सम्राट को भी कानून के अधीन लाया गया। जैसे सम्राट संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता। सम्राट संसद का वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाएगा। सम्राट संसद की स्वीकृति के बिना कोई सेना नहीं रह सकता है और उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता है और ब्रिटिश संसद के सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार से ये तीन प्रमुख ऐतिहासिक प्रलेख वहां पर महान अधिकार पत्रों के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा स्रोत है संसदीय अधिनियम। चूंकि हालांकि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है और अलिखित संविधान में भी कानून के रूप में कुछ लिखित अंश होता है। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी कुछ कानून लिखित रूप में विद्यमान है। जैसे
वहां पर मताधिकार, निर्वाचन पद्धति, संसद के दोनों सदनों के आपस के संबंध, सरकारी अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य जैसे कुछ नियम वहां पर के संबंध में संसद के द्वारा कुछ प्रमुख कानून बनाए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है ऐसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679, व्यवस्था अधिनियम 1701, स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम 1737, 1832, 1867, 1884 के सुधार अधिनियम, 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम, 1918 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1931 का वेस्टमिनिस्टर अधिनियम और राज मुकुट के मंत्रियों का अधिनियम 1937। ये ब्रिटेन के संविधान में लिखित कानूनों के रूप में ये लिखित अंश मौजूद है। इसके बाद है न्यायिक निर्णय। ब्रिटेन के संविधान के विकास में न्यायिक निर्णयों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रिटेन के नागरिकों की जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं वो पूरी तरीके से वहां पर न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों का ही परिणाम है। उनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे हम प्रमुख हैं बिल्किस बनाम वुड। इस अभियोग में के माध्यम से ये निर्णय दिया न्यायालय ने कि किसी भी अनिर्दिष्ट व्यक्ति के तलाशी और उसके जो कागजात हैं उनको अधिकार में लेने का अधिकार पत्र अवैध है। इसी प्रकार से सामरसेट का मामला आया और इसके द्वारा ब्रिटेन में दासता का अंत कर दिया गया। वहां पर हावेल का मुकदमा आया और इस मुकदमे के माध्यम से जो है न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बनाया गया या न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की स्थापना हुई। इसी प्रकार से विशेल अभियोग में के माध्यम से जो है वहां पर जूरी की स्वतंत्रता की सुदृढ़ स्थापना की गई। इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में न्यायिक निर्णयों ने अपना प्रमुख योगदान दिया है। इसके बाद है चौथा संविधान का स्रोत है सामान्य विधि। ब्रिटिश संविधान के विकास में सामान्य विधियों ने अपना प्रमुख योगदान दिया। सामान्य विधि का तात्पर्य वे वैधानिक नियम हैं जो कि प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित हैं और जिन्हें बाद में न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामान्य विधियां न्यायालय के द्वारा स्वीकृत प्रथाएं और परंपराएं हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रथाएं और परंपराएं। ब्रिटिश संविधान के विकास में प्रथाएं और परंपराएं भी महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग जो है अलिखित है और ब्रिटिश संविधान की जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था अधिकांश रूप में प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा संचालित है। ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है। स्कॉटलैंड का जो सम्राट जेम्स थे वो उन्हें ब्रिटेन की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, अंग्रेजी का भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में रुचि लेना बंद कर दिया और मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहने लगे। और उसके बाद ब्रिटेन में ये परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसी प्रकार वहां पर ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट बालफोर उनके समय से ये प्रथा विकसित हुई कि लोक सदन के बहुमत दल का नेता ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा और यदि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल लोक सदन में अपने विश्वास को खो देता है और या प्रधानमंत्री लोक सदन में अपने विश्वास को खो देता है, पराजित हो जाता है, तो वह अपने पद से त्याग पत्र देगा। इस प्रकार से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था
अधिकांश रूप में प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है। संविधान के विकास में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संवैधानिक टीकाएं। ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को और संविधान को समझने में बहुत सहायक होते हैं। जब कभी ब्रिटेन का शासन और हम कह सकते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था जो है कभी वहाँ की शासन व्यवस्था कभी भी जो है असमंजस की स्थिति में होती है कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए और क्या न किया जाए, तो वहाँ का चाहे शासन व्यवस्था हो, वहाँ का चाहे न्यायालय हो, वो इन्हीं संवैधानिक टीकाओं की ओर देखती है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे डाइसी का लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंसन का लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेजोट का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, सर आर्स्किन मे का संसदीय कार्य पद्धति और चलन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के विकास में इन सभी ने अपना प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।